आज द्वितीय सूत्र अदेंग गुणः पढ़ेंगे। अदेंग प्रथमा का एक वचन, गुणः प्रथमा का एक वचन। साथ साथ बोला करिए आप लोग। अदेंग प्रथमा का एक वचन, गुणः प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे अदेंग में। क्या समास करेंगे? अच्च एंग च इति अदेंग। क्या समास किया हमने? अच्च एंग च इति अदेंग। कौन सा समास हुआ ये? समाहार द्वंद्व समास। क्योंकि यहाँ पर एक वचन आपको दिख रहा है, इसलिए समाहार द्वंद्व समास है। ऊपर से अच्छा, इसमें अनुवृत्ति हम नहीं लगाएंगे। तो अदेंग में अत और एंग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ओ। तो जैसे आपने ऊपर वाले सूत्र का अर्थ किया था, उसी प्रकार से इसका भी अर्थ करेंगे। अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति। ठीक है, अ ए ओ इत्येतेषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। अ ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। आपने पदच्छेद कर लिया, विभक्ति हो गई, समास हुआ, अर्थ हो गया। अब इसके बाद उदाहरण है इसके। उदाहरणों में आप देख लीजिए, चेता, नेता, स्तोता, कर्ता, हर्ता, तरिता। ठीक है, उसके पश्चात है भविता। आगे जयति, नयति, भवति। जयति, नयति, भवति। पचन्ति, पठन्ति, पचे, यजे। देवेन्द्रः सूर्योदयः महर्षिः। देवेन्द्रः सूर्योदयः महर्षिः। उदाहरण देते समय कई बातों पर ध्यान रखा गया है। एक तो गुण होना विधि रूप में, ठीक है। उसके पश्चात उसमें भी तीनों के दिए, अ ए ओ, तीनों गुण का दे दिया। उसके पश्चात कहीं पर क्या होता है? गुण संधि के रूप में होता है, तो गुण संधि का भी उदाहरण दिया गया इसमें। और उसके पश्चात गुण अक्षर परे रहते कोई कार्य होता है, तो वो भी उदाहरण दिया गया। गुण किया नहीं, किंतु गुण के परे रहते कोई अन्य कार्य हुआ, तो वह भी उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से कई दृष्टियों को ध्यान में रख करके उदाहरण आपके हैं इसमें। तो सबसे पहले चेता, ची चयने धातु रखेंगे। भुआदेव धातु से धातु संज्ञा करके या की हलंत्यम से संज्ञा कर लेंगे, ची। अब इसके पश्चात यहाँ पर धातु के अधिकार में नुवुल त्रिचौ सूत्र लगाएंगे। नुवुल त्रिचौ सूत्र आपका तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के कितने नंबर का सूत्र है? 133। 43 नहीं, 133। ठीक है, अर्थ होगा सूत्र का धातु से णुवुल तथा त्रिच प्रत्यय होते हैं और वह परे होते हैं। वृद्धिरादेश की सिद्धि में हमने णुवुल प्रत्यय किया था, यहाँ पर हमने त्रिच प्रत्यय किया है। ची आगे त्रिच, त्रिच के च के हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात ची त्रि। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? त्रि के परे रहते ची की अंग संज्ञा करेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययेंगम। ची से हमने त्रिच प्रत्यय उत्पन्न किया था, त्रिच प्रत्यय के परे रहते ची की अंग संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात आर्ध धातु कस्य वलादेह से वलादेह आर्ध धातु कस्य इट आगमो भवति। तो वलादी आर्ध धातु क्षेत्रिच, तो इसको इट आगम की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। यहाँ पर आप अंगस्य का अधिकार भी है इस सूत्र में, इसलिए वला है ना। अर्थ क्या करेंगे सूत्र का? अंग संबंधिनः वलादेः आर्ध धातु कस्य इट आगमो भवति। अंग संबंधी वलादी आर्ध धातु को इट आगम होता है। इट आगम की इससे प्राप्ति होगी, किंतु एकाच उपदेशेनुदात्तात्। क्या अर्थ है सूत्र का?
उपदेशे एकाचः और अनुदात्तश्च धातुः तस्य इट् आगमो न भवति। उपदेशे एकाच् यो अनुदात्तः धातुः तस्य इट् आगमो न भवति। ठीक है ना। एक उपदेश में एकाच और अनुदात्त धातु से परे इट आगम नहीं होता है। तो ये धातु एकाच भी है और धातु पाठ में इसे अनुदात्त लिखा हुआ है, अतः यहाँ पर इट आगम नहीं होगा। तो ची त्री यही स्थिति रही। उसके पश्चात हमने सूत्र लगाया सार्वधातुक अर्ध धातुक योग। सूत्र का अर्थ है, कहाँ है सूत्र निकालिए। सप्तम अध्याय के तृतीय पाद के 84 नंबर का सूत्र है। ठीक है। ऊपर से मिदेर गुणः से गुणः की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ होगा सार्वधातुके आर्धधातुके च परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति। सार्वधातुक आर्धधातुक के परे रहते इगन्तस्य अंगस्य, इगन्तस्य कहाँ से आएगा, इको गुण वृद्धि, क्योंकि इस सूत्र में भी स्थान का निर्देश नहीं किया गया कि कहाँ पर गुण हो, इसलिए यहाँ पर एकह पद उपस्थित होगा और इसने क्या कह दिया कि इगंत अंग को गुण होगा। तो त्रि प्रत्यय जो है, त्रिच प्रत्यय, ये आर्धधातुक प्रत्यय है। कैसे आर्धधातुक है, आर्धधातुकम शेषः। सूत्र का अर्थ क्या है आर्धधातुकम शेषः का, हाँ इसको और स्पष्ट करेंगे। धातोः विहितः तिंशित भिन्नाः प्रत्ययाः आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। धातु से विहित तिंग और शित से भिन्न जो प्रत्यय हैं उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। तो ये धातु से विहित है त्रिच और तिंग और शित से शेष भी है, अतः इसकी क्या हो गई, आर्धधातुक संज्ञा हुई। तो आर्धधातुक के परे रहते ची, ये इगंत अंग है, इसको गुण होगा। ठीक है। गुण किसको होगा, इगंत अंग तो पूरा ची है, तो पूरे ची के स्थान पे ना होकर के इको गुण वृद्धि ने बताया है कि गुण और वृद्धि इक के स्थान में ही होते हैं, इसलिए ची के ई को ही गुण होगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब इसके पश्चात ई को गुण तो होना है, पर गुण क्या है, तो अदेंग गुणः, कि अ ए ओ की ही गुण संज्ञा है। इसलिए कहीं पर भी संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में ये कहा जाए कि गुण होता है तो तात्पर्य क्या है, अ ए ओ इनमें से कोई एक वर्ण आदेश के रूप में हो जाता है। अब यहाँ पर ई है तो ई के स्थान पे क्या होगा, ए होगा। क्यों ए होगा, स्थानेंतरतम, स्थान में होने वाले आदेश सदृशतम होते हैं, अंतरतम होते हैं। तो ई से मिलता जुलता क्या है, ए है। ई का स्थान उच्चैषास्तालव्यः एदेतौ कंठितालव्यौ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे ए होकर के बना चेत्री, चेत्री बन गया। अब हमने इसकी क्या की, कृत तद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करेंगे और स्थिति लाएंगे चेत्री आगे सु। क्या स्थिति आएगी, चेत्री आगे सु। उसके पश्चात सु की सुडनपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे। सूत्र निकालिए सुडनपुंसकस्य। उसको निकालने में इतनी देर लग रही है तो संख्या बोला करो फटाफट। प्रथमाध्यायस्य प्रथम पादे द्विचत्वारिंशत्तमं सूत्रम। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 242 अर्थात 42 नंबर का सूत्र। सूत्र का अर्थ है अनपुंसकस्य सुटः सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति। नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। बस अभी आपने संज्ञा कर ली है। संज्ञा करने का जो लाभ है वो क्या है, सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बताइए क्या सूत्र लगाएंगे, ऋदुक्षणस् पुरुतंसो नेह सांच। कहाँ है सूत्र,
7वें अध्याय के प्रथम पाद का संस्कृत चतुर्नवति है ना, चतुर्नवति। ऋदुषणस पूर्वदंशों ने हसाम, षष्ठी का बहुवचन है, च अव्ययपद है। ऊपर से सूत्र की वृत्ति आ रही है अनंग सौ, ठीक है, अनंग सौ की वृत्ति आ रही है, पूरे की आ रही है, 94 तक जाएगी, ठीक है, दोनों की आएगी, अनंग सौ पूरे की आएगी, ठीक है। उसके पश्चात सूत्र है इतोत सर्वनाम स्थाने से सर्वनाम स्थाने की वृत्ति भी आएगी, 98 तक चलेगी। इस सूत्र में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सु है केवल, इसलिए सूत्र का अर्थ करेंगे हम। रित से क्या क्या ले लेंगे, ऋकारांत, तो ऋकारांतानाम उशनस पुरुदंसस अनेहस इत्येतेषाम् अंगानाम अनंग आदेशो भवति सौ परतः। क्या अर्थ हुआ? हाँ, इत्येतेषाम् अंगानाम आदेशो भवति असंबुद्धौ सौ परतः। असंबुद्धौ की विनिवृत्ति आएगी सक्षुर संबुद्धौ से। सूत्र का अर्थ हो गया ऋकारांत, उशनस, पुरुदंसस, अनेहस, इन अंगों को संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते अनंग आदेश होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को लगाने से पहले आपको अंग संज्ञा भी कर लेनी है, यस्मात् प्रत्यय जिस तदाधिक प्रत्ययंगम से, ठीक है। अंग संज्ञा करके आपने क्या किया, ऋकारांत अंग कितना बना था, चेत्री, चेत्री। पहले आपने त्रिच के परे ची की अंग संज्ञा की थी, फिर आपने गुण इत्यादि किया, चेत्री आगे सु रखा, अब सु के परे रहते चेत्री इस पूरे ऋकारांत की अंग संज्ञा करेंगे। बात समझ में आ गई? ये ऋकारांत अंग है और जो सु है वो संबुद्धि भिन्न सु होना चाहिए। तो संबुद्धि भिन्न का क्या मतलब है? तो एक वचनम संबुद्धि से जो संबोधन का एक वचन है, संबोधन का जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। आइए समझ में, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और फिर उसमें जो प्रथमा विभक्ति, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति उसका जो एक वचन सु, उसी की संबुद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। तो सु तो परे हो, सु तो परे हो, किंतु वो कैसा होना चाहिए, संबुद्धि का नहीं होना चाहिए, संबुद्धि का नहीं होना चाहिए यानी संबुद्धि भिन्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सु है वो संबुद्धि भिन्न सु है, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, उस सु के परे रहते ऋकारांत अंग को अनंग आदेश हुआ। अनंग आदेश तो हुआ, तो क्या पूरे ऋकारांत अंग के स्थान पे अनंग आदेश होगा? तो कहते नहीं, यहाँ पर सूत्र लगेगा ङिच्च, ठीक है। ङिच्च सूत्र आपका प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही है, ये परिभाषा सूत्र है। इसका अर्थ है ङिच्च का किंगित आदेश अंत्य अल के स्थान में होता है ना। ङिद आदेशाः अंत्यस्य अलः स्थाने भवन्ति। तो अनंगित है, गकार इत जाएगा इसका, इसलिए अनंगित आदेश है। ये ङित आदेश कहाँ पर होगा, अंत्य अल के स्थान में होगा। तो चेत्री, चेत्री का अंत्य अल क्या है, री, उस री के स्थान पे अनंग आदेश हो बैठा। तो क्या स्थिति होगी, चेत अनंग सु, फिर अनंग के अंगा की संज्ञा और ना के आ की उपदेश जनुनासिक का इत से इत संज्ञा हो करके आपकी स्थिति रहेगी चेतन सु। सु के ऊ की भी उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, चेतन स। इसके पश्चात एक सूत्र लगेगा अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के 11वां एकादश है ना, 11वें नंबर का सूत्र है। इसमें ऊपर से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ की अनुवृत्ति आती है और सूत्र का अर्थ होता है आप
त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री कोत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधायाः दीर्घो भवति असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परतः। फिर से आप सब बोलेंगे अर्थ सूत्र का। अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधायाः दीर्घो भवति असंबुद्धौ सर्वनामस्थाने परतः। अब शब्द हैं त्रिन प्रत्ययांत त्रिच प्रत्ययांत तथा स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री इत्यादि जो शब्द हैं, है ना, इन अंगों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। ठीक है, तो आपने स्थिति रखी है चेतन, आगे सु का स शेष बचा है। ठीक है, तो जो स है सु है वो संबुद्धि भिन्न है और सर्वनाम स्थान संज्ञा आपने की थी सुरा नपुंसकस्य से, यही सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का फल है। तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते अंग की उपधा को, तो त्रिच प्रत्ययांत शब्द है आपका चेत, है ना, चेतन। कितना है आपका त्रिच प्रत्ययांत शब्द? चेतन। अनंग आदेश त्रिच के री के स्थान पे हुआ है, इसलिए वो त्रिच प्रत्यय ही माना जाएगा। क्यों वो त्रिच प्रत्यय माना जाएगा? नहीं 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 नहीं, कल आपको बताया था कि किसी के स्थान पे कोई आदेश होता है तो उसी के समान मान लिया जाता है स्थानीय वदादेश नल विधौ। ठीक है ना, तो त्रिच के स्थान पे हुआ जो अनंग आदेश है वो भी क्या माना जाएगा? त्रिच माना जाएगा। इसलिए त्रिच प्रत्ययांत अंग आपका चेतन, उस अंग की उपधा, उपधा संज्ञा किसकी होती है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल है न, उस न से पूर्व है त का अ, उसकी उपधा संज्ञा हो गई। उपधा संज्ञा होने से अ को दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया? चेतान स। ठीक है, अब सूत्र ने कहा कि दीर्घ होता है, तो दीर्घ क्या है? तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, कि एक मात्रिक वर्ण ह्रस्व संज्ञक, द्विमात्रिक वर्ण दीर्घ संज्ञक, त्रिमात्रिक प्लुत संज्ञक होता है। तो जो वर्ण एक मात्रिक है उसी को हम क्या कर देते हैं? दीर्घ करने में द्विमात्रिक बना देते हैं। तो जो चेतन का अ एक मात्रिक था उसको द्विमात्रिक कर दिया, तो क्या बन गया? आ। तो चेतांश, ये स्थिति हो गई। उसके पश्चात आपने जो स है उसकी अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा करेंगे। एक अलरूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञको भवति। ठीक है, तो एक अलरूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा हुई। अप्रिक्त संज्ञा होने के पश्चात सूत्र लग गया हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। सूत्र निकालिए, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। 6.1 षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य षट्षष्टि, है ना, षट्षष्टितमं सूक्तम, यानी 66 नंबर का सूत्र है। ऊपर लोपो व्योरवली से लोपः की वृत्ति आती है, वीर प्रिक्तस्य से अप्रिक्तस्य की वृत्ति आती है। लगाया हुआ है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप ये सूत्र। इसलिए सूत्र का अर्थ क्या है? हल ज्ञाभ्यः, है ना, हलंतात् दीर्घज्ञन्तात् दीर्घ आबन्ताच्च उत्तरस्य सु ति सि इत्येतेषाम् अप्रिक्तम हल लुप्यते। ठीक है ना, हल से उत्तर और दीर्घज्ञन्त तथा दीर्घ आबंत से उत्तर सूति सी के अप्रिक्त हल का लोप होता है। ठीक है ना, अप्रिक्त हल होना चाहिए किंतु सु का, ती का और सी का होना चाहिए। ठीक है ना, तो ती और सी तो आपका तिप और सिप का हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है? सु का ये है, पर ये हल से उत्तर होने चाहिए। तो हल से उत्तर है कैसे? चेतान न हल है, इस न हल से उत्तर
जो सूती सी का सु का अप्रिक्त स हल है उसका लोप हो गया, तो क्या शेष रह गया? चेतान। फिर हमने क्या किया, जिस सु का आपने लोप किया उसी को हमने प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र है प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्यय लक्षणम अर्थात प्रत्यय निमित्तकम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी प्रत्यय को मान करके कार्य हो जाया करता है। ठीक है, तो आपने सु का लोप कर दिया, पुनरअपि हमने सुप को माना और सुबंत बना दिया, तो सुबंत मान करके सुप्त तिङन्तम पदम से हमने इसकी क्या कर ली? चेतान की पद संज्ञा की, और पद संज्ञा करने के पश्चात न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। क्या अर्थ है इसका? प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य नस्य लोपो भवति। कहाँ है ये सूत्र? अष्टमाध्यायस्य द्वितीय अष्टमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य सप्तमं सूत्रम। ठीक है, तो यहाँ पर न लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है और लोपः प्रथमा का एक वचन है, तो प्रातिपदिकान्तस्य पदस्य, प्रातिपदिक के प्रातिपदिकांत पद, प्रातिपदिक भी होना चाहिए और अंत भी होना चाहिए। तो चेतान आपका कृतद्धित समास शास्त्र से प्रातिपदिक भी है और प्रत्यय लक्षण से वो पद भी है, तो प्रातिपदिक भी है और पद भी है और उसके अंत का नकार है, उसका क्या हो गया? लोप हो गया। क्या शेष बच गया? चेता। तो चेता की सिद्धि हुई। सूत्र का प्रयोजन तो इतना ही था कि जब आपने इसे सार्वधातुक अर्धधातुकों से गुण किया तो प्रश्न हुआ कि गुण क्या है, तो आपको ये ज्ञात हो गया कि अदे गुण अ ए ओ की ही गुण संज्ञा होती है, और इसके हिसाब से यहाँ पर गुण करके आपने क्या शब्द सिद्धि कर ली? चेता। ठीक इसी प्रकार से नी प्रापणे धातु से सभी सूत्र उसी प्रकार से लगेंगे, एक ऋणोनः अतिरिक्त सूत्र लगेगा और क्या शब्द सिद्ध हो जाएगा? नेता। चेता मने चुनने वाला और नेता मने आगे जाने वाला, है ना। आगे नेता शब्द जानते ही हो, इसी से नेता बनता है कि जो सबसे आगे रहता है, सबको ले चलता है, इसलिए नेता। ष्टुयि स्तुतो धातु से स्तोता, वही धात्वादेश सह, उसके बाद क्या लगाया था आपने? निमित्ता, निमित्ति पाए नहीं, निमित्ता पाये निमित्तिनोप्य पायः, उससे क्या हो गया? निमित्ति का भी लोप होने से स्तो, तो स्तु धातु रही, आगे त्रिच प्रत्यय करेंगे, सारे कार्य उसी के समान होंगे चेता की तरह, बस वहाँ पर आपने ई को ए गुण किया था, यहाँ क्या करेंगे? ऊ को ओ गुण करके क्या बना लेंगे? स्तोता। अब कर्ता, डुक्री करने धातु से क्या बनाएंगे? कर्ता। तो डुक्री, डू की संज्ञा आदरणीय टूडवह से, यहाँ की संज्ञा हलंत्यम से, शेष बचा त्रि, आगे आप त्रिच प्रत्यय लाएंगे। ये सभी धातुएं अनिट हैं, इसलिए इटागम की प्राप्ति होगी, इटागम का निषेध होगा। क्री त्रि, इस स्थिति में सार्वधातु कार्धातु से गुण करेंगे, किंतु जो गुण होगा यहाँ पर क्या गुण होगा? री के स्थान पर ई और उ, तो ए से भी इसका स्थान नहीं है, ओ से भी स्थान नहीं है, किंतु रिवर्ण के स्थान पे कोई भी आदेश होगा अण रूप में तो उसको रपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर री के स्थान पे अ गुण होगा, उसको रपर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अर, तो करता। इसी प्रकार से हरता, कर्तृ बनाने के बाद शेष सारे कार्य चेता की तरह, ऐसे हर्तृ बनाने के बाद शेष सभी कार्य हर्ता की तरह। तो कर्ता, हर्ता, ठीक है ना, ये सारे आपके बन गए। अब उसके पश्चात एक आपका उदाहरण है, जैसे भविता। तो भविता में क्या अतिरिक्त कार्य हुआ? केवल भू, आगे त्रिच रखेंगे। अब ये जो धातु है भू धातु, ये उदात्त है, इसलिए यहाँ पर इट आगम हो जाएगा अर्ध धातु कस्य विलादे से। जब इट आगम हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा? भू ई त्रि। अब इसके पश्चात आपने सार्वधातु का अर्धातु से गुण कर लिया, तो भो ई त्रि, एचो ए वायवा से अवादेश कर लेंगे, तो भव ई भवित्री। शेष सारे कार्य विदुषणस्पृदंसो नेह सामटे इत्यादि लगा करके जैसे करते हैं उसी प्रकार से होंगे, तो क्या बन जाएगा? भविता। ठीक है ना। आज इतना ही, शेष उदाहरण कल।